गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सिंटैक्स का टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग इसमें देखेंगे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल मींस पार्टिसिपल के नियम। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पार्टिसिपल क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये आपकी ग्रामर की 50वीं क्लास है। अब तक आपकी 49 क्लास हो चुकी है ग्रामर की, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी सिंटैक्स की 14 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 15वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में है तो आपकी भी अलग से ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है 11th की, तो आप अपने 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से कनेक्ट होते हैं, मींस पार्टिसिपल के नियम से कनेक्ट होते हैं। और इस नियम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है, पार्टिसिपल होता क्या है, उसके और कौन कौन से आपके पार्टिसिपल होते हैं, उसके बाद हम लोग इसके रूल्स पे चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चे आपको याद होगा तो जब हमने सिंथेसिस का टॉपिक शुरू किया था तो वहां पर भी हमने आपको पार्टिसिपल के बारे में बताए हुए थे कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, या परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, और इन तीनों को मिला करके कैसे जो है इन तीनों के माध्यम से कैसे हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते थे, वो चीजें हमने आपको बताया था। कहां पर बताई हुई थे, जब हम सिंथेसिस पढ़ा रहे थे वहां पर हमने आपको इसके बारे में बताए हुए थे। तो आज केवल एक छोटी सी जो है झलक आपको दिखाते हैं कि आपका पार्टिसिपल क्या होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं, पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चे जो पार्टिसिपल होता है ये वर्ब का भी काम करता है और इसके साथ साथ यह जो है किसका काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर रहा है तो आपका क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। हिंदी में क्रिया के अंत में मींस हिंदी में जब आप इसका अर्थ निकालेंगे तो क्रिया के अंत में कर या करके या करता हुआ ये शब्द आपको हिंदी में अर्थ निकालने पर मिलते हैं, या फिर हुए या जो है करके शब्द हुए का भी संदर्भ कभी कभी आता है। तो आपका क्या अर्थ निकलेगा, क्रिया के अंत में अर्थ निकालने पे क्रिया के अंत में क्या निकलेगा, करके या फिर जो है करता हुआ या फिर हुए शब्द जो है आपका इसका हिंदी अर्थ निकालने पे निकलेगा। और इसके तीन रूप होते हैं, मींस पार्टिसिपल के आपके कितने रूप होते हैं, तीन रूप होते हैं। अब तीनों कौन कौन से आपके पार्टिसिपल होते हैं, अब हम लोग इस टॉपिक पे चलते हैं। और सिंपल से पैर हमने अभी तक पार्टिसिपल के बारे में आपको यही बताया कि ऐसी वर्ब्स होती हैं जो किसका, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, वो आपका क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। अब तीन आपके पार्टिसिपल होते हैं, तीनों पार्टिसिपल पे जरा हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चे आपको याद होगा कि हमने वहां पर भी पार्टिसिपल के तीन पार्टिसिपल बताए हुए थे और इन्हीं के माध्यम से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाए हुए थे। तो आपका पहला पार्टिसिपल क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने आपको क्या बताया था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या जोड़ना होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। और इसका हिंदी अर्थ जब आप निकालेंगे हुए या करके होता है, जिसका हिंदी अर्थ हालांकि यहाँ पर लिखे नहीं हुए हैं लेकिन हमने वहां पर बताए हुए थे कि इसका हिंदी अर्थ निकालने पर हुए या करके क्या होगा, संदर्भ आएगा। और इसके साथ साथ इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं और बहुधा जो है दूसरा कार्य पहले कार्य का क्या होता है, रिजल्ट होता है, मीन्स फल होता है। फल बोले तो परिणाम उसका होता है। तो प्यारे बच्चे सिंपल सी बात होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आपने क्या सीखा, यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनेगा और इसका जब हिंदी अर्थ निकालेंगे हुए या करके इसका हिंदी अर्थ निकालने पे निकलता है। और इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, जो दूसरा कार्य होता है वह पहले कार्य का क्या होता है, रिजल्ट होता है, मींस फल होता है। ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जैसे अब हमने यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, टर्निंग टू द लेफ्ट मींस लेफ्ट मुड़ करके यू विल फाइंड द हाउस, आप क्या पा सकते हैं, घर पा सकते हैं। यू विल फाइंड द हाउस, तुम क्या पा सकते हो, घर पा सकोगे। तो क्या करना है पहले, टर्निंग टू द लेफ्ट। तो टर्निंग यहां पर क्या कर रहा है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में देखो आईएनजी, टर्म में आईएनजी लगा हुआ है ना, तो टर्निंग बन करके क्या बना हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में आपका क्या बना हुआ है, जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप बना हुआ है। अब जरा इसकी हिंदी अर्थ निकालो,
टर्निंग टू द लेफ्ट मींस लेफ्ट में मुड़ करके, तो करके आया ना, यही तो हमने बताया, इसका हिंदी अर्थ निकालोगे हुए या करके आएगा। तो टर्निंग टू द लेफ्ट मींस लेफ्ट में मुड़ करके यू विल फाइंड द हाउस, आप घर पा सकोगे। और एक काम, जब आप लेफ्ट में मुड़ोगे तभी तो आप घर जो है प्राप्त कर सकोगे, जब तक आप लेफ्ट नहीं मुड़ोगे तब तक घर आपको नहीं मिलेगा। तो यही तो हमने लास्ट में बताया हुआ था, दो कार साथ साथ चलते हैं और जो दूसरा कार होता है पहले कार का क्या होता है, परिणाम होता है, मींस पहले कार का फल होता है, रिजल्ट होता है। यही तो हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि यहां पर भी जो है टर्निंग टू दी लेफ्ट मींस लेफ्ट मुड़ने के बाद ही आप जो है क्या पाएंगे, हाउस को पाएंगे, तो मींस घर को पाएंगे। तो मींस एक कार हो जाएगा जब ये जो है टर्निंग टू दी लेफ्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है मुड़ना होगा, उसके बाद आपको क्या पाएंगे, आप घर को पाएंगे। तो एक कार होने का परिणाम जो है दूसरा कार का निकलता है। तो यही हमने बताया, इसमें दो कार साथ साथ चलते हैं और जो दूसरा कार होता है पहले कार का क्या होता है, परिणाम होता है। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल से डेफिनेशन देते हैं आपको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। हम केवल आपको यहाँ पर डेफिनेशन केवल थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जो है आपको पहले बताया जा चुका है। ये आपका जो है सिंथेसिस वाले सिलेबस में बता चुके हैं पार्टिसिपल क्या होता है। हमें यहाँ डायरेक्ट रूल शुरू करने चाहिए थे, लेकिन आपको थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना जरूरी था। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का अकेले प्रयोग होता है। हमने लिखे हुए हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का अकेले प्रयोग। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का अकेले प्रयोग होता है और इसका प्रयोग जो होता है वह एडजेक्टिव के रूप में होता है। पास्ट पार्टिसिपल में ध्यान देना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप प्रयोग करोगे उसका प्रयोग किस रूप में करोगे, एडजेक्टिव के रूप में करोगे। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, दिस इज अ फेडेड फ्लावर। अब फेडेड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया और फेडेड क्या दिखा रहा है, फ्लावर की विशेषता दिखा रहा है ना। फ्लावर कैसा है, फेडेड मींस जो है मुरझाया हुआ है ना, तो फ्लावर की विशेषता हो गई ना कि मुरझाया हुआ, तो फेडेड आपका क्या हो गया, आपका मुरझाया हुआ मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये एडजेक्टिव का काम किया तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। वर्ब था, एडजेक्टिव का काम किया तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो प्यार बच्चे यही सिंपल हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है और इसका प्रयोग अकेले होगा और यह एडजेक्टिव के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपका परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तीसरा जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है। यहाँ पर देखिए पैरची हमने लिखे हुए हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पैरची इसमें हमने लिखे हुए हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। मींस परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, यह किस कब लगता है, जब एक कार्य पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया हो और तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती हो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। मींस वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। मींस एक कार्य पूर्ण हो जाएगा तो दूसरा कार्य क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखे हुए हैं हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज इन इंग्लिश इन इंग्लैंड। मींस इंग्लैंड में हैविंग कंप्लीटेड हिज स्टडीज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में अपनी जो है शिक्षा को क्या करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, मींस पूर्ण करने के बाद ही रिटर्न्ड होम, वह क्या हो गया, घर वापस आ गया। तो दो काम देखो हुआ ना कि जो है जब उसने जो है अपने काम को पूरा कर लिया, मींस एक काम जो कहाँ पूरा किया, इंग्लैंड में जब उसने शिक्षा ग्रहण कर लिया, शिक्षा प्राप्त कर लिया, उसका रिजल्ट हुआ कि उसका जो है उसके बाद उसने किया ना कि वह घर वापस आ गया। यही तो हमने बताया, एक कार्य पूर्ण हो जाए तब दूसरे उसके बाद जो है दूसरा कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है, तब आपका दूसरा कार्य। तो यहाँ पर जो है इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में शिक्षा समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य क्या हुआ, प्रारंभ हुआ कि वह घर को वापस आया। तो इसमें जो होता है एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद आपका दूसरा कार्य क्या होता है, शुरू होता है। ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो प्यार जी ये सिंपल से आपके कुछ कॉन्सेप्ट हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। सिंपल से कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। तो इसमें बस इतना बेसिक से कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, हुए या करके उसका अर्थ निकलता है। उसमें एक कार्य जब समाप्त हो जाता है, एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी चलने लगता है और जो है जो दूसरा कार्य शुरू होता है वह पहले कार्य का परिणाम होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में यह एडजेक्टिव का काम करेगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे और एडजेक्टिव का काम करेगा।
और परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाते हैं। इसके साथ कंडीशन क्या है, एक कार्य जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, कैसे समाप्त होने की बात हो रही है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो उसके बाद दूसरा कार्य इसमें क्या होता है, प्रारंभ होता है। ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। तो ये आपके तीनों पार्टिसिपल आपके हो गए। जो पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट था तो इसमें ये तीनों पार्टिसिपल हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल हो गए। उम्मीद करते हैं तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे, इसके रूल्स पे बढ़ेंगे, जो इसमें नियम दिए हुए हैं। अब हम लोग उन नियम पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमने रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं। देखिए आपका पहला नियम क्या है, निम्न वर्ब्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाएगा, यहाँ पर दिया कुछ वर्ब आपको दिए हुए हैं, जिसके बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। मींस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके आप प्रयोग करेंगे। किंतु दोनों के बीच में यदि आवश्यकता हो तो नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जा सकता है। मींस जो है आपका जो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और और वर्ब्स के बीच में अगर जरूरत होगी तो नाउन और प्रोनाउन का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ही केप्ट मी वेटिंग, वह मुझे इंतजार किया, मींस इंतजार कराना जारी रखा। तो यहाँ पर वेटिंग पे आपका क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और इन दोनों के बीच में देखो मी आया हुआ है, मींस आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो गया। तो ये हमने बताए हुए हैं, वर्ब और जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में कोई प्रोनाउन आ सकता है या फिर कोई नाउन भी आ सकता है। तो क्या हो गया, ही केप्ट मी वेटिंग हो गया। तो आपका केप्ट के बाद आपका मी प्रोनाउन आया, उसके बाद वेटिंग आया, मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल आया आपका। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, जैसे कीप हो गया, स्मेल हो गया, गेट हो गया, कैच हो गया, इमेजिन हो गया, फाइंड हो गया। इसके अलावा भी कुछ होता है, लिव हो गया, सेट हो गया, हियर हो गया, सी हो गया, स्टार्ट हो गया। इन वर्ब्स के बाद आपको क्या करने हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने हैं। यही यहाँ पर लिखे हुए हैं कि निम्न वर्ब्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, किंतु दोनों के बीच में यदि आवश्यकता हो तो नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो निम्न वर्ब में आपकी कौन कौन सी वर्ब्स थी, कीप हो गया, स्मेल हो गया, गेट हो गया, कैच हो गया, इमेजिन हो गया, फाइंड हो गया, सेट हो गया, हियर हो गया, सी हो गया, स्टार्ट हो गया। ये सब आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं। ए पे आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल भी हमने आपको बता दिए कि एग्जांपल भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ही केप्ट आपका कीप का सेकंड फॉर्म है, तो आपका केप्ट है तो मींस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका प्रयोग होगा। तो वेटिंग का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनके बीच में हमने लिखे हुए हैं नाउन या प्रोनाउन की अगर आवश्यकता होगी तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पर किसकी आवश्यकता थी, प्रोनाउन की आवश्यकता, मी आपका क्या है, प्रोनाउन की आवश्यकता थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं। तो इसी तरह से आप अपनी बुक में देखोगे, जैसे सी सेट दी बॉल रोलिंग, तो सी सेट, अब सेट में क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो गया, और दी बॉल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, रोलिंग आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ और आप एग्जांपल ले सकते हो, तो आप उन सारी चीजों को समझ लोगे अगर आपकी किताब में और कोई एग्जांपल दिए हुए हैं। बस आप इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजिन, फाइंड, लिव, सेट, हियर, सी, स्टार्ट, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आप जो है किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर बीच में जरूरत हुई तो हम किसी नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग इनके बीच में कर सकते हैं। ये आपका हो गया, रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम में देखिए हमने लिखे हुए हैं, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो वह उस नाउन के पहले आता है। सिंपल सी बात लिखे हुए हैं, अगर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो वह उस नाउन की क्या होगा, पहले आएगा। जैसे डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट, मींस डॉग्स मींस कुत्ते, बार्किंग मींस जो है क्या होता है, भौंकना। अब भौंकनी विशेषता है पैर किसकी, कुत्तों की, तो कुत्तों की जो है विशेषता क्या है, भौंकना विशेषता है ना। और बार्किंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार्किंग आपका है क्या, यहाँ पर आपका जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अगर यहाँ पर जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो डॉग्स बार्किंग मींस कुत्ते की भौंकनी की बात हो रही है, तो बार्किंग क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो यह एडजेक्टिव इस नाउन के बाद प्रयुक्त नहीं होगा, इसके पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट हो जाएगा। तो सिंपल हो जाएगा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट हो जाएगा। तो आपका हो गया बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गए, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता हो तो वह उस नाउन के पहले आता है। तो यहाँ पर हमने बार्किंग विशेषता बता रहा था डॉग्स की, तो हमने बार्किंग को यहाँ पर पहले लिख दिए हुए हैं। तो क्या हो गया, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट हो गया। ये आप जो है इसे बहुत सुने हुई होगे, ये आपका बहुत चर्चित है, जो है जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। तो इसलिए जो है जो भौकाल मारे ना, तो समझ जाना कि केवल भौकाल ही मार रहा है, ये कुछ करने वाला नहीं है। तो सिंपल से ये दूसरा आपका कॉन्सेप्ट हो गया।
कि अगर आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो हम उस नाउन के पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ये दूसरा आपका नियम हो गया। अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा नियम है क्या। तीसरा नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य भूतकाल में समाप्त हो और वह किसी नाउन की विशेषता या दशा बता रहा हो तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग उस नाउन से पहले होगा। सिंपल सी बात प्यारे बच्चे, इसमें भी बताया गया है कि अगर पास्ट पार्टिसिपल आपका जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम उस नाउन के पहले प्रयोग करेंगे जिसको वह क्या कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा, जिसको वह विशेषता बता रहा होगा तो हम उसके पहले प्रयोग करते हैं। यही बस इस पूरे जो है जो नियम लिखे हुए हैं पूरे का बस निष्कर्ष इतना था कि अगर आपके वाक्य में पास्ट पार्टिसिपल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हम उस नाउन प्रोनाउन के पहले उसे लिखते हैं जिसको वह मॉडिफाई कर रहा है, जिसकी वह विशेषता बता रहा है। अब एग्जांपल देखना, आई सा अ बर्ड वुंडेड, मैंने देखा, आई सा मैंने देखा, अ बर्ड मींस एक चिड़िया को, वुंडेड मींस घायल, मैंने एक चिड़िया को देखा घायल। तो प्यारे बच्चे अब वुंडेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया ना, यही तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब ये विशेषता बता रही है कैसी चिड़िया है, घायल चिड़िया है ना, तो मींस चिड़िया की विशेषता क्या हो गई, घायल चिड़िया, घायल की विशेषता उसकी हो गई ना। जब घायल उसकी विशेषता हो गई तो वही तो हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल अगर एडजेक्टिव का काम करे तो उस नाउन के पहले उसे रखेंगे, बाद में नहीं रखेंगे। तो इनकरेक्ट वाले रूप में बर्ड के बाद उसे रखा गया है, तो करेक्ट वाले में आप देखिए बर्ड के पहले उसे कर दिया गया है, तो क्या हो गया, आई सा अ वुंडेड बर्ड हो गया। ए आपका सिंपल हो गया, आई सा अ वुंडेड बर्ड। तो हमने जो है वुंडेड जो आपका पास्ट पार्टिसिपल था एडजेक्टिव का काम किया, इसे बर्ड जो है नाउन के पहले हमने लिख दिए, तो क्या हो गया, आई सा अ वुंडेड बर्ड हो गया। ए पे आपका रूल नंबर 3 हो गया, तीसरा नियम हो गया। तो उम्मीद करते हैं तीसरा नियम आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा नियम क्या है आपका। देखिए यहां पर चौथा नियम लिखे हुए हैं, निम्न वर्ब्स के बाद पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। और निम्न वर्ब्स में आपकी कौन कौन से आएंगी, फाइंड हो गया, लाइक हो गया, फील हो गया, मेक हो गया, गेट हो गया, विश हो गया, वांट हो गया। ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके पहले यहां पर दिया हुआ है, इन वर्ब्स के बाद जो है, इन वर्ब्स के बाद पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, इनके बाद जो है कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे ही फाउंड द बुक, अब ही फाउंड, फाउंड आपका ये वर्ब्स आ गया, ये वर्ब आ गई और फाउंड वर्ब आ गई, इसके बाद दी बुक आपका क्या आया है, नाउन आया हुआ है, दी बुक आपका नाउन आ गया है, उसके बाद पब्लिश्ड का प्रयोग किया गया है और यही कहा गया है कि आपका उसके बाद जो है पब्लिशिंग नहीं होगा, ये आपका पब्लिश्ड होगा, मींस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, यहां पर फाउंड वर्ड जो आपका आया हुआ है, तो क्यों यहां पर हमने बताया फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट, अगर ऐसे कुछ शब्द हैं तो इसके बाद आपका किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होगा, उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, ये आपका रूल नंबर 4 कहते हैं। तो यही देखिए हमने लिखे हुए हैं, निम्न वर्ब्स के बाद पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो इनके बाद फाउंड के बाद दी बुक आपका नाउन आया और उसके बाद आपका क्या आया है, पब्लिश्ड आया है, पब्लिश्ड आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो वही आपका उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो आपको इन वर्ब्स को याद रखने हैं, फाइंड, लाइक, फील, मेक, गेट, विश, वांट, इन वर्ब्स को आपको दिमाग में कंठस्थ करने हैं और 2-3 बार जो है इसे पढ़ोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इसके एक्सरसाइज को, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे एकदम कंठस्थ हो जाएगी और कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे, पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा नियम क्या है। अब देखिए यहाँ पर पांचवा नियम हमने लिखे हुए हैं, जहां पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चे हमने आपको पहले ही बता दी चुके हुए हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहां होता है, जहां एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, पूर्ण रूप से समाप्त होने की बात कर रहे हैं। और पूर्ण रूप से कार्य कब समाप्त होता है, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, किसी का भी हो, तो परफेक्ट टेंस में कार्य क्या होता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और ये जो है वैसे तो जो है यहाँ पर बात हो रही है कि परफेक्ट टेंस की एक तरह से बात हो जाएगी, तो सिंपल से बात इतना समझो कि परफेक्ट, देखो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। जब आपका कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो जाहिर सी बात है परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, तो मींस परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में होता क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ये बेसिक से आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो कि जहां परफेक्ट टेंस आएगा और कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है तो वहां पर आपका क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड इट, राइटिंग अ लेटर मींस एक पत्र लेकर के ही पोस्टेड इट, उसने इसको क्या किया, पोस्ट किया। अब क्या हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर हुआ,
जो है राइटिंग अ लेटर दे दिया हुआ है, तो जबकि ये क्या हो जाएगा, जो है काम समाप्त हो चुका है, राइटिंग अ लेटर मींस लिख चुका हुआ है, लिखते हुए पोस्ट नहीं कर देगा। अभी ऊपर वाले वाक्य का अर्थ समझिए, राइटिंग अ लेटर मींस एक पत्र लिखते हुए ही पोस्टेड इट, वह उससे क्या कर दिया, पोस्ट, मतलब पत्र को लिखा रहा है और पोस्ट कर दिया। दोनों काम कैसे एक साथ हो सके, नहीं हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर किस जो है पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगेगा, हैविंग लगाए जो है राइटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट हो जाएगा। सिंपल हो गया, हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। तो ये आपका रूल नंबर 5 हो गया कि आपका सिंपल इसमें बताया गया था कि जहां पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका रूल नंबर 5 हो गया। उम्मीद करते हैं ये नियम आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि यही सेम नियम हमने आपको पहले भी बता चुके हुए हैं, तो इसलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा नियम क्या है। यहां पर देखिए हमने छठे नियम को लिखे हुए हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन को भी लिखना चाहिए। तो प्यार जी आपको पहले तो हम बता देते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, और हम यहाँ पर आपको सिंथेसिस वाले टर्म में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी बताए हुए थे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस जो है उस सब्जेक्ट मींस उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, और यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होगा, और ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वाक्य वर्ब पर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह न तो किसी फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है, न ही कर्म होता है। तो जाहिर सी बात है, वही तो आपका तभी तो ये बनेगा जो है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तभी तो बनेगा, और पार्टिसिपल तभी तो बनेगा जब किसी का जो है ये क्या नहीं होगा, ये किसी का फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, तो आपका तभी तो बनेगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में। तो क्या हमने बताया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वह कर्ता होता है जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है, यह पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है, ऐसे कर्ता का कोई भी वाक्य वर्ब पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह न तो किसी फाइनाइट वर्ब के कर्ता होते हैं, न ही कर्म होते हैं, मींस न तो इसका सब्जेक्ट किसी को होते हैं, न तो किसी के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो प्यार अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हमने क्या लिखे हुए हैं यहां पर देखना कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन को भी लिखने हैं। जैसे अगर हमने लिखे हुए हैं बीइंग अ हॉट डे मींस एक हॉट डे होकर के आई कुड नॉट गो आउट, में जो है बाहर नहीं जा सकता था। तो प्यारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। अब बीइंग का प्रयोग किया गया है, तो बीइंग का प्रयोग किया गया है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में, तो इससे संबंधित जो है आप नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हॉट डे की बात हो रही है, तो मींस आप यहां पर इट का प्रयोग कर सकते हो, हॉट डे के रूप में आप इट का प्रयोग कर सकते हो। क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। तो यही तो आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और इसका इस इट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पर भी कोई भी फर्क इट का नहीं पड़ेगा, तभी तो इसका नाम रखा गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तभी नाम रखा गया। तो सिंपल सा हो गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ने पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन को भी क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो इसलिए बीइंग के साथ हमने किसका प्रयोग कर दिए, इट का प्रयोग कर दिए, इट बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। ये आपका छठा नियम हो गया। अब हम लोग आज की क्लास का अंतिम नियम देखते हैं, सातवां नियम देखते हैं, आपका सातवां और अंतिम नियम है क्या। सातवां नियम देखिए यहां पर हमने लिखे हुए हैं, प्रत्येक वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए। तो प्यारे इस बात को ध्यान देना, प्रत्येक वाक्य में जो भी आपका पार्टिसिपल होगा उसका संबंध किसी नाउन प्रोनाउन से क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। आपका कहते हैं रूल नंबर 7 कहते हैं। जैसे हमने लिखे हुए प्लेइंग इन दी गार्डन अ स्नेक बिट मी, तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, प्लेइंग, आपका प्लेइंग इन दी गार्डन अ स्नेक बिट मी मींस प्लेइंग इन दी गार्डन आपका प्रयोग किया गया है, अ स्नेक बिट मी, मी मींस मी आपको तो दिया है, लेकिन यह किसी नाउन या प्रोनाउन मींस सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं दिया हुआ है, या फिर इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है प्लेइंग के साथ। तो कैसे लिख सकते हैं, प्लेइंग इन दी गार्डन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, प्लेइंग इन दी गार्डन आई वाज बीटन बाय अ स्नेक, मुझे काटा गया एक स्नेक। यहां पर देखो आई का प्रयोग कर दिए, आई का प्रयोग कर दिए में से एक सब्जेक्ट का रूप हमने ले लिए हुए हैं, सब्जेक्ट मींस आपका आई यहां पर प्रोनाउन का रूप ले लिए हुए हैं, और प्रोनाउन हमने क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि यहां पर मी है, तो इसलिए हम मी की वजह से केवल आई का ही प्रयोग कर सकते हैं और किसी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मी वहां पर ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ था, यहां पर आप सब्जेक्टिव केस में आई लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, I was beaten by a snake, सिंपल हो जाएगा, playing in the garden I was beaten by a snake हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो, while I was playing in the garden a snake bit me, जब मैं जो है एक बगीचे में खेल रहा था, a snake bit me, एक स्नेक मुझे क्या किया, बिट किया।
तो ये आपका 7वां सिंपल सा नियम हो गया कि प्रत्येक वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए, तो इसलिए हमने आई का प्रयोग यहाँ पर किए हुए हैं। ये आपका सिंपल सा छोटा सा नियम था, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चे ये आपका 7वां और अंतिम नियम हुआ। पार्टिसिपल आपका यही कंप्लीट हुआ। 6-7 इसके केवल नियम थे, ज्यादा इसमें नियम नहीं दिए हुए थे, तो ये बहुत लंबी क्लास इसलिए नहीं हुई। तो अगली क्लास में अब जिरंड के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका जिरंड क्या होता है। हमने इन्फिनेटिव के बारे में भी चर्चा कर लिए, पार्टिसिपल के बारे में भी चर्चा कर लिए। अब चर्चा करेंगे कल वाली क्लास में आपका जिरंड के बारे में चर्चा करेंगे कि जिरंड क्या होता है और जिरंड का कैसे प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चे अब मिलते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 11-12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और आज की क्लास पे आप यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।